The Phantom's Tale, presented. मेरा जन्म हिमालय की गोद में बसे खूबसूरत प्रदेश हिमाचल में हुआ। बचपन पिताजी की नौकरी की वजह से अलग अलग जगहों पर बीता। पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं शिमला आ गया। मेरा नाम नीरज कश्यप है। मुझे हमेशा से प्रकृति और जंगलों से लगाव रहा है। किस्मत अच्छी थी कि स्कूल के कुछ सालों बाद ही मुझे वन सेवा यानी फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी मिल गई। लोगों की भीड़ भाड़ और शोरगुल वाले शहरों से दूर मुझे हमेशा खुली जगहें और जंगलों की खामोशी पसंद आई। शायद इसी वजह से मैं इस नौकरी से कभी थका नहीं। यह काम सिर्फ जंगल देखने का नहीं था, बल्कि जिंदगी बचाने का भी था। मैंने कई खोए हुए हाइकर्स को सुरक्षित वापस लौटाया है और कई बार घायल लोगों की जान भी बचाई है। यह काम मेरे लिए सिर्फ पेशा नहीं, बल्कि जुनून था। आज मैं अपने लैब्राडोर, जिसका नाम मैंने मोती रखा है, उसके साथ अकेले एक ट्रेलर यानी फॉरेस्ट क्वार्टर में रहता हूँ। यह एक बहुत आरामदायक 2 BHK फ्लैट है। परिवार से दूर हूँ, लेकिन अकेलापन कभी ज़्यादा नहीं खलता। हाँ, एक रिश्ता है जो हमेशा मेरे दिल के करीब रहा। मेरा भतीजा पीयूष। कॉलेज ख़त्म करने के कुछ ही हफ्तों बाद वह मुझसे मिलने आया। उसका सपना था कि वह हिमालयन ट्रेल पर हाइकिंग करे। मैंने हामी भर दी, लेकिन उसे चेतावनी दी थी। जंगल सिर्फ उतना आसान नहीं होता जितना टीवी के सर्वाइवल शो में दिखता है। पीयूष के साथ मेरा रिश्ता हमेशा गहरा रहा है। मैंने कभी अपना परिवार नहीं बसाया, इसीलिए वही मेरा सबसे नज़दीकी था। शायद इसी वजह से मैं चाहता था कि वह मेरी सीखी हुई बातें, मेरे अनुभव, सब कुछ आगे बढ़ाए। पीयूष बस स्टैंड पर मुझसे मिला। उसने गले लगाया तो लगा जैसे सालों बाद कोई अपनों की गर्माहट मिली हो। हम ट्रेलर में पहुंचे। मैंने उसके लिए राजमा और आलू बनाए। साथ बैठकर हम पूरे हफ्ते की योजना बनाने लगे। मैंने छुट्टियां ली थीं ताकि हर दिन हम दोनों साथ हाइकिंग कर सकें। रात के अंत में मैंने उसे कहा, कल सुबह से हमारा सफ़र शुरू होगा, लेकिन उससे पहले एक बात याद रखना। पीयूष मेरी ओर देखने लगा। मैंने धीमी आवाज़ में कहा, सोने से पहले खिड़की के सारे पर्दे ज़रूर बंद कर लेना। वह हंस पड़ा। अरे, यहाँ तो कोई नहीं है। आसपास मीलों तक बस जंगल ही जंगल है। ऐसा तो नहीं कि कोई खिड़की से झांकता हुआ दिखे। उसकी हंसी सुनकर भी मेरा चेहरा गंभीर बना रहा। कल समझ जाओगे, अभी बस पर्दे बंद करना। पीयूष ने मेरी बात मान ली। वह हमेशा मेरे नियमों का सम्मान करता था। उसके कमरे की लाइट बंद होने के बाद मैं देर तक जागता रहा। बैग्स पैक किए, सामान चेक किया और फिर खुद बिस्तर पर चला गया। लेकिन नींद आने से पहले मेरे मन में वही सवाल घूमता रहा, क्या पीयूष कल सच में इसके लिए तैयार है? और सबसे ज़रूरी, क्या वो उस सच्चाई का सामना कर पाएगा जो इन जंगलों में छिपी है? सोने से पहले मैंने अपने बेडरूम के सारे पर्दे कसकर बंद कर दिए। असल में जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो मुझे अपनी खिड़की से आती चांदनी बेहद खूबसूरत लगती थी। चारों ओर बस जंगल और सन्नाटा। मुझे लगता था इसमें डरने जैसा कुछ नहीं। लेकिन एक रात मैं अचानक नींद से जागा। आंखें अभी भी भारी थीं। मैंने खिड़की से बाहर देखा और ठिठक गया। बिल्कुल पास, कांच से कुछ ही इंच की दूरी पर 2 लाल चमकती हुई रोशनियां दिखीं। मैंने उनींदी आंखें मलीं और तभी महसूस हुआ वो रोशनियां नहीं थीं, वो आंखें थीं। लाल,
अस्वाभाविक और निर्जीव सी आंखें। मैं इस इलाके के हर वन्यजीव को पहचानता था, लेकिन ऐसी आंखें किसी भी जानवर की नहीं हो सकती। धीरे धीरे वे आंखें ऊपर उठने लगीं, जैसे कोई बेहद लंबा अनदेखा प्राणी सामने खड़ा हो गया हो। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं दबे पांव कमरे से बाहर निकला और दरवाज़ा बंद कर लिया। उस रात मैंने पूरी रात लिविंग रूम के सोफे पर गुजारी और तब से कभी भी पर्दे खुले रखकर नहीं सोया। अगली सुबह सफ़र का पहला दिन था। उत्साह इतना था कि सुबह 5 बजे ही नींद टूट गई। मैंने कॉफ़ी बनाई और सामान चेक करने लगा। थोड़ी देर बाद पीयूष भी उठ गया। हमने मिलकर नाश्ता बनाने का सोचा। जब मैं स्टोव पर व्यस्त था, पीयूष ने अचानक आवाज़ दी, अरे देखो, मोती बाहर है। मैंने नज़र उठाई। वह बरामदे में कांच के दरवाजे पर पंजे मार रहा था, जैसे अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। पीयूष दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था कि मैंने चिल्लाकर कहा, रुको। वह ठिठक गया। मेरी आंखों में डर देखकर उलझन में पड़ गया। क्या हुआ? उसने धीरे से पूछा। मैंने उसकी बांह पकड़ी और उसे लिविंग रूम में ले आया। वहां अपने बिस्तर पर मोती गहरी नींद में सो रहा था। पीयूष का चेहरा डर से सुन्न पड़ गया। मैंने फुसफुसाते हुए कहा, दरवाज़ा कभी मत खोलना, चाहे तुम्हें कितनी भी पहचान की आवाज़ या शक्ल दिखे। उसने घबराकर पूछा, तो फिर बाहर वो क्या था? कोई आवारा कुत्ता? मैंने सिर हिला दिया। नहीं, और जो भी था वो मोती नहीं था। असल में मोती को पहचानना आसान है। उम्र के साथ उसका फर सफ़ेद हो गया है और उसकी बाईं आंख पर एक गहरी खरोंच का निशान है। लेकिन दरवाजे पर जो था, उसमें वो निशान नहीं था। पीयूष ने कांपते हुए स्लाइडिंग दरवाजे की तरफ देखा। वहां अब कोई नहीं था। मैंने उससे कहा, याद रखो, जंगल में अगर कभी तुम्हें अपना ही पालतू जानवर या कोई पहचान का इंसान दिखे, तो पहले खुद को भरोसा दिला लेना कि वो सचमुच वही है। पीयूष के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मैं जानता था अभी वह इस बात को मजाक या अजीब घटना मान रहा है। मैंने उसे समझाया, समय आने पर सब बताऊंगा, फिलहाल हमें निकलना है। कुछ ही देर बाद हम निकल पड़े। पीयूष ने हिम्मत दिखाई। उसने अपना डर छिपाने की कोशिश की और बहादुरी से तैयार हो गया। जंगल हमें अपने रहस्यमयी सौंदर्य से खींच रहा था। हरे भरे रास्ते, ऊंचे पेड़ों की छांव और दूर से आती पंछियों की आवाजें, सब कुछ अद्भुत लग रहा था। लेकिन मेरे मन के किसी कोने में अब भी वही लाल आंखें और बरामदे पर स्क्रैचिंग की आवाज गूंज रही थी। मैं सोच रहा था कि पीयूष को इन जंगलों के नियमों के बारे में कब बताऊं, मगर डर भी था, वो शायद इसे गंभीरता से न ले। उसके आने से पहले मैंने उसे समझाने की कोशिश की थी कि हिमालय के पहाड़ों में अजीब और अलौकिक घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन उसने हंसकर टाल दिया। सच कहूं तो शुरू में मैंने भी यही सोचा था, जब तक मैंने खुद अपनी आंखों से सब नहीं देखा। शायद अब वक्त आ गया था कि मैं अपने भतीजे को भी यह सच्चाई दिखाऊं, क्योंकि इस जगह का नियम साफ है। अगर तुम नियमों का पालन करते हो तो जिंदा रहोगे। करीब 1 घंटे की पैदल यात्रा के बाद मैंने देखा कि पीयूष बेचैन हो रहा था। वह बार बार ठहर कर चारों तरफ झांक रहा था। क्या हुआ? मैंने धीरे से पूछा। उसने भौहें चढ़ाईं। चाचू, आपको सुनाई नहीं दे रहा? मैंने सिर हिलाया। हम चुपचाप आगे बढ़ते रहे और तभी
मैंने भी सुना, पहले हल्की फिर साफ, एक सायरन की आवाज। वह आवाज तूफान या बवंडर की चेतावनी जैसी थी, लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ थी। आवाज टेढ़ी मेढ़ी, टूटती हुई, जैसे किसी टूटी मशीन से निकल रही हो। मेरा खून ठंडा पड़ गया। मैंने फौरन पीयूष का हाथ पकड़ा। रुको, हमें उस आवाज से जितना हो सके दूर जाना होगा। वह चौंक गया। क्या? हमें तो पास जाना चाहिए। अगर ये कोई चेतावनी का सायरन है तो? मैंने कड़क आवाज में कहा, नहीं, जितना दूर रहोगे उतना ही बेहतर, बस दौड़ो। हम उलटी दिशा में दौड़ने लगे। सायरन की आवाज धीरे धीरे मंद पड़ने लगी, मानो वह पीछे छूट रहा हो। लेकिन तभी एक तेज धमाके से आवाज आई। आवाज अब हमारे ठीक सामने गूंज रही थी। ये क्या बकवास है? पीयूष चिल्लाया और अपने कान बंद कर लिए। हम पूरी ताकत से भाग रहे थे। पीठ पर भारी बैग, सांस फूलती जा रही थी, लेकिन रुकने का सवाल ही नहीं था। अचानक जमीन हमारे पैरों तले कांपने लगी। रास्ते के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का खंभा बेलों से ढका, जैसे सालों से खड़ा हो, अचानक हिलने लगा। उसके ऊपर जंखा स्पीकर लटके थे और वहीं से आवाज निकल रही थी। सायरन अब कान फाड़ देने वाली चीख बन चुका था। हमने एक दूसरे की ओर देखा। चेहरे पर डर, आंखों में सवाल और जवाब कहीं नहीं। हम बिना पीछे देखे भागते रहे। 20 मिनट बाद जाकर कहीं आवाज धीरे धीरे गायब हुई। हांफते हुए हम जमीन पर गिर पड़े। कपड़े जगह जगह से फट चुके थे। घुटनों और हाथों पर खरोंचें थीं। पीयूष कांपती आवाज में बोला, ये सब क्या हो रहा है? ये खंभा, ये आवाजें, ये सब असली था, है ना? मैंने गहरी सांस ली। अब और चुप नहीं रह सकता था। अब वक्त था उसे सच्चाई बताने का। पीयूष के सवालों ने मुझे मजबूर कर दिया। अब वक्त आ गया था कि उसे सब कुछ बता दूं। वो नियम जिन्हें मानना जरूरी है अगर यहां जिंदा रहना है। मैंने पीयूष को बताया कि ये कुछ यहां के नियम हैं जिन्हें मानना जरूरी है। नियम नंबर 1, हमेशा अपने पर्दे बंद करके सो। रात को खिड़कियों के पर्दे कभी खुले मत छोड़ना। मैंने कहा, अगर पर्दे खुले होंगे तो सुबह उठते ही लाल आंखें तुम्हें झांकती मिलेंगी। मैंने खुद एक बार उन आंखों को देखा था। शुक्र था कि बच निकला, लेकिन सब इतने भाग्यशाली नहीं रहे। मुझे याद है, अरुण शर्मा, जवान, 30 साल का, तगड़ा और भरोसेमंद रेंजर, एक दिन ड्यूटी पर नहीं आया। यह उसके स्वभाव के बिल्कुल खिलाफ था। मैं बेचैन होकर उसके घर गया। दरवाजा खुला हुआ था। अंदर गया तो सन्नाटा पसरा था। मैंने बेडरूम का दरवाजा खोला और खून जम गया। अरुण बिस्तर पर पड़ा था, आंखें और मुंह खुले हुए। चेहरा ऐसे जमे हुए डर से भरा था जैसे मौत से पहले उसने सबसे भयानक चीज देखी हो। मैंने फौरन आपातकालीन सेवाओं को बुलाया। जब बॉस को खबर दी तो उनका पहला सवाल था, क्या उसके पर्दे खुले थे? मैंने हाँ कहा। उन्होंने और कुछ नहीं बताया, लेकिन उसी दिन से मैंने कसम खा ली, हर रात पर्दे बंद रहेंगे। नियम नंबर 2, नकली पालतू को कभी अंदर मत आने दो। अगर तुम्हें अपना पालतू जानवर घर या टेंट में घुसने की कोशिश करता दिखे तो पहले पक्का कर लो कि वो सचमुच वही है। मैंने पीयूष की आंखों में देखते हुए कहा, गलती से भी नकली को अंदर आने दोगे
तो समझो किसी बुरी आत्मा को न्योता दे दिया। नियम नंबर 3, सायरन से दूर भागो। और अगर जंगल में कभी सायरन की आवाज सुनो तो भाग जाना, पास मत जाना। पीयूष ने माथा सिकोड़ते हुए पूछा, लेकिन वो तो तूफान का सायरन भी हो सकता है। मैंने कड़वी हंसी के साथ सिर हिलाया। नहीं, वो असली सायरन नहीं होता। वो एक क्रिप्टिड है, शिकार को लुभाने के लिए ऐसी आवाज निकालता है। वो जीव अक्सर अपने आप को पुराने जंग लगे टेलीफोन खंभे या टूटी फूटी मशीन जैसा दिखाता है, लेकिन जैसे ही कोई उसकी पहुंच में आता है वो जमीन से अलग होकर पीछा करता है। बुजुर्ग कहते हैं, जब ये क्रिप्टिड किसी इंसान को पकड़ लेता है तो उसकी चीखों से ही अगली बार सायरन की आवाज निकलती है। पीयूष का चेहरा पीला पड़ चुका था। वो मुझे टकटकी बांधे देख रहा था। शायद अब उसे यकीन होने लगा था कि ये पहाड़, ये जंगल सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि खतरनाक भी हैं। इन पहाड़ों पर एक जीव घूमता है जिसे लोग वैम्पस कैट कहते हैं। यह बाकी किसी भी बड़ी बिल्ली जैसा नहीं है, क्योंकि इसके 6 पैर होते हैं, 4 आगे और 2 पीछे। आकार इतना विशाल कि एक शेर भी इसके सामने छोटा लगे, लेकिन असली खौफ इसकी शक्तियों में छुपा है। कहा जाता है कि यह तीरों और कभी कभी गोलियों तक को मात दे देता है। यह अपने पिछले पैरों पर खड़ा होकर चल सकता है और उसकी सुनहरी चमकती आंखें किसी को भी बेध सकती हैं। सबसे खतरनाक नियम, नियम नंबर 4, कभी भी वैम्पस कैट आंखों में मत देखना। कभी भी इसकी आंखों में मत देखना। जैसे ही तुमने नजरें मिलाई, दिमाग पर जादू सा छा जाता है, शरीर जड़ हो जाता है, फिर वही अंजाम, जिंदा निगल लिया जाना। अगर सामने आ ही जाए तो केवल 2 ही रास्ते हैं, या तो बिना देखे गोली मारो या फिर जितना हो सके छिप जाओ। भागने की कोशिश मत करना, यहां दुआएं भी तुम्हें बचा नहीं पाएंगी। नियम नंबर 5, किसी भी आवाज का पीछा मत करना और कभी रात को सीटी मत बजाओ। जंगल में कभी भी किसी अजनबी आवाज का जवाब मत देना, चाहे कोई तुम्हारा नाम पुकारे या किसी बच्चे की रोने की चीख सुनाई दे। भले ही कोई लगातार मदद मदद पुकार रहा हो, ये इंसानी आवाजें नहीं होती। ये सिर्फ जाल हैं, मौत की ओर खींचने वाले। सालों पहले ट्रेल की मरम्मत करते समय मेरे पास एक औरत हांफती हुई आई। नाम था पूजा। वह रो रही थी और बार बार कह रही थी कि उसके पति का बर्ताव अचानक बदल गया है। चलते चलते वह बार बार रुक जाता और चारों ओर देखने लगता। पूजा ने जब अपने पति से पूछा तो उसने कहा, मैंने संजू को पुकारते सुना, लेकिन संजू तो मर चुका था। सिर्फ 10 साल का था। साइकिल चलाते वक्त एक कार ने उसकी जान ले ली थी। पूजा ने पति को समझाने की कोशिश की कि यह संभव नहीं है, लेकिन वह नहीं माना। वह उस आवाज के पीछे चलता चला गया। पूजा ने घंटे भर उसे ढूंढा, खुद भी रास्ता भटकने के कगार पर पहुंच गई। फिर मेरे पास आई और हम दोनों ने तलाश की, लेकिन नतीजा और भी डरावना निकला। जब खोजबीन की गई तो उसका शव खड़ी ढलान के नीचे पड़ा मिला। चेहरे पर वही भाव था जैसे उसने किसी ऐसे को देखा हो जिसे देखना ही नहीं चाहिए था। यह नियम मैंने बहुत बाद में समझा। एक बार मैंने इसे हल्के में लिया था। तब मैं जवान था और अपनी परिभाषा में बहुत आत्मविश्वास था। उस समय मेरा कुत्ता मैक्सी था, मोती से पहले।
एक बार मैं अकेले कैंप पर था। दिन भर हाइकिंग की, शाम को आग के पास बैठकर कुछ पिया और मैक्सी को आज़ादी दे दी कि वो आसपास घूमे। जैसे जैसे अंधेरा हुआ, चिंता होने लगी। मैक्सी मेरा अकेला साथी था। मैंने सीटी बजाई ताकि वह वापस आए। पहली बार उसने उत्तर नहीं दिया, जो उसके लिए अजीब था। मैंने और जोर से सीटी में आवाज भरी। तभी उसकी दौड़ देखने को मिली, पर वह डर के मारे था। वह बार बार जंगल की ओर देख रहा था और गुर्रा रहा था। मैंने टॉर्च की किरण उस ओर बढ़ाई। कुछ भी दिखा नहीं। रात को कुछ देर बाद मैं उठा। ऐसा लगा कोई मुझे घूर रहा है। टॉर्च की बैटरी ठीक थी, पर रोशनी अचानक मंद पड़ रही थी। मैंने टॉर्च झटक कर दोबारा चालू की और देखा कि मैक्सी गायब है। मैंने सीटी बजाई। टॉर्च बिन बताए ही बुझ गई। दूर से शाखाएं टूटने की आवाजें आ रही थीं। मैं टॉर्च की कमजोर रोशनी में कैंप से करीब 10 फीट दूर किसी चीज की रूपरेखा देख पाया। पतली, लंबी और सफेद, मानो किसी पतले इंसान की परछाई। उसका कद इतना परेशान करने वाला था कि मेरी रगें जम गईं। मैंने सधी आवाज से कहा, मैक्सी, पर जवाब में सिर्फ पेड़ों की हिली डुली और हवा की सिसक सुनाई दी। जैसे ही मैं कदम बढ़ाने ही वाला था, कुछ तेज हुआ। एक सूखी चीख, फिर जमीन पर किसी भारी चीज के गिरने की गूंज। मैं पीछे हट गया और अचानक महसूस हुआ कि किसी ने मुझे धक्का दिया, या मेरे पैरों के नीचे की जमीन कुछ हिल गई। अगली बात जो याद है वह बस अंधेरा और एक धमाका सा था। जब मैंने होश संभाला तो मैक्सी वहां नहीं था और वह सफेद आकृति भी गायब थी। मैंने सुबह तक ही कमर कसकर परिश्रम किया, मगर मैक्सी वापस नहीं आया। उस घटना के बाद से मैंने कभी भी रात में सीटी नहीं बजाई। यह नियम अब मेरी हड्डियों तक उतर गया था। वह आकृति अस्वाभाविक रूप से लंबी थी, कम से कम 7 फीट, लेकिन उसका शरीर झुका हुआ था, मानो उसकी हड्डियां अपनी जगह पर न हों। उसकी गर्दन बेहिसाब लंबी थी और सिर आगे की ओर इस तरह निकला हुआ था जैसे किसी ने इंसानी ढांचे को जबरन खींचकर विकृत कर दिया हो। उसकी चाल धीमी थी, टेढ़ी मेढ़ी, जमीन पर किसी गीली चीज के रेंगने जैसी। मैं पूरी तरह जम चुका था। मेरी सांसें जैसे सीने में अटक गईं। क्या बात है, यह शब्द मेरे होठों से बेहद हल्के से निकले, लेकिन वह मेरी अब तक की सबसे बड़ी भूल थी। जैसे ही मेरी आवाज निकली, उस जीव का सिर अस्वाभाविक खटाक से मुड़ा, लगभग 180 डिग्री। उसकी आंखें कहीं नहीं थीं, बस एक खोखलापन। और फिर वह चीखा। वह चीख इंसानी भी थी और जानवर की भी, मानो किसी इंसान को जिंदा खाल से उधेड़ते समय जो आवाज निकले और उसी वक्त किसी घायल जानवर की दहाड़ मिल जाए। मेरी रगें जड़ हो गईं। मैं घबराकर तंबू में घुसा और भालू भगाने वाला घोल और चाकू उठा लिया। मेरे मन में खुद पर गुस्सा था। इस बार बंदूक क्यों नहीं लाया? बाहर वह आवाज मेरे कान फाड़ रही थी। मैं जानता था अब यह जिंदगी और मौत का खेल है। तभी अचानक जंगल में एक और आवाज गूंजी, गुर्राहट और भौंकने की। मैक्सी! वह पागलपन भरी आकृति फिर से चीखी और उल्टे पैरों से भागती हुई अंधेरे जंगल में समा गई। मैं कांपते हुए बाहर निकला।
मैक्सी मेरे सामने खड़ा था। उसके थूथन पर ताज़ा खून चिपका हुआ था और उसकी आंखें अब भी डर से फैली हुई थीं। मैंने उसे कसकर गले लगाया, उंगलियां उसके शरीर पर फिसार कर देखा कि कहीं उसे कोई गहरी चोट तो नहीं लगी। खुशकिस्मती से उसका शरीर सही सलामत था, लेकिन उसके डर ने सब बयां कर दिया। उसने उस चीज से भिड़ंत ली थी और शायद वही वजह थी कि मैं अब भी जिंदा खड़ा हूं। गुड बॉय, मैंने मैक्सी के कानों में फुसफुसाया और उसकी पीठ सहलाई। उस रात के बाद मैंने कसम खा ली, जंगल में कभी सीटी नहीं बजाऊंगा। और हां, अगर आप कभी इस रास्ते पर एक दिन से ज्यादा भटक जाएं, तो एक नियम हमेशा याद रखिए। नियम नंबर 6, हर चीज पर भरोसा मत कीजिए। मेरे पुराने दोस्त वीरू का किस्सा इसका सबसे डरावना सबूत है। वीरू पार्क सेवा में ही था। वह अनुभवी था, नक्शों का उस्ताद, रास्तों का जानकार और एक बेहतरीन उत्तरजीवितावादी, ए सर्वाइवलिस्ट। इसलिए जब खबर आई कि वह ट्रेल पर खो गया है, तो यह सुनना ही अजीब था। खोजबीन चली और 1 हफ्ते बाद वीरू मिला। लेकिन वह वीरू जैसा नहीं रहा। उसकी आंखें खाली थीं और होंठ लगातार कुछ बुदबुदा रहे थे। वह एक झोपड़ी की बात कर रहा था, एक रहस्यमय झोपड़ी जिसमें एक औरत रहती थी। उसने दावा किया कि वही औरत उसे बचाकर लाई थी। उसने उसे गर्म चाय और पेस्ट्री दी और फिर अपने घर के मेहमान कक्ष में ठहरने दिया। वीरू कहता था कि पूरा हफ्ता जैसे धुंध में बीता। वह हर वक्त नींद में डूबा रहता और सपनों और हकीकत के बीच की रेखा धुंधली होती चली जाती। कभी उसे दिखता, वह औरत दरवाजे पर खड़ी है, उसके लिए खाना लेकर। कभी उसकी चाय में अजीब से टुकड़े तैर रहे होते, काले और सफेद, जैसे कटे हुए जंगली मशरूम। जब उससे पूछा गया कि आखिर वह वहां से बाहर कैसे निकला, तो उसका जवाब और भी अजीब था। वह बोला, मैं अचानक जंगल की जमीन पर ही जागा और झोपड़ी कहीं नहीं थी। उसने बचाव दल को उस जगह ले जाकर दिखाने की कोशिश की। सबने खोजा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। कोई झोपड़ी नहीं, कोई औरत नहीं। वीरू का दिमाग उसी झोपड़ी में कैद हो गया। वह बार बार लौटकर वहां जाने की जिद करता। आखिरकार उसे छुट्टी देकर मेडिकल क्लियरेंस लेना पड़ा। लेकिन सच ये है कि वीरू कभी भी पहले जैसा नहीं हो पाया। आज भी वह एक लॉन्ग टर्म केयर सेंटर में है और रात में कभी कभी चिल्लाकर कहता है, वो मुझे बुला रही है, वो फिर से चाय लेकर आ रही है। पहले मुझे लगा था कि शायद यह बस तनाव और थकान से उपजा कोई मानसिक टूटना था, लेकिन फिर मुझे दूसरे रेंजर्स ने बताया यह अकेली कहानी नहीं थी। तो याद रखो, अगर तुम हिमालयन ट्रेल पर भटक गए हो और तुम्हें कहीं दूर से कोई झोपड़ी नजर आए, रुक जाओ, सोचो, क्या सच में तुम जो देख रहे हो वह असली है? क्योंकि अगर वह झोपड़ी वही है जिसकी कहानियां मैंने सुनी हैं, तो अंदर जाना मदद नहीं, मौत है। नियम नंबर 7, अगर तुम्हें जंगल में कोई 60 साल की महिला दिखाई दे, चांदी का चश्मा पहने, और वह तुमसे पूछे कि वापस ट्रेल पर कैसे पहुंचा जाए, तो उसकी मदद करना। अगर तुम उसे सुरक्षित रास्ता दिखाने में सफल हो जाते हो, तो मान लो अगले 7 साल तुम्हारे लिए खुशियों और शुभकामनाओं से भरे रहेंगे। यह महिला किसी साधारण इंसान की तरह नहीं थी। वह एक उत्साही और दृढ़ निश्चयी पर्वतारोही थी।
एक दिन वह रास्ते से भटक गई और वापस लौटने का मार्ग नहीं ढूंढ पाई। कुछ साल बाद उसका शव बरामद हुआ, लेकिन उसकी आत्मा आज भी दयालु और मददगार बनी हुई है। जिन हाइकर्स ने उसे देखा है वे उसकी मुस्कान को याद करते हैं, एक आकर्षक और शांतिपूर्ण मुस्कान। एक सहकर्मी ने मुझे बताया कि एक भटके हुए हाइकर ने उसे देखा। चांदी के चश्मे वाली महिला ने कहा कि वह भी कभी भटक चुकी थी। वे कुछ घंटे साथ साथ चले, जिंदगी, रास्तों और छोटे सुख दुख की बातें करते रहे। फिर महिला ने एक मोड़ सुझाया जो सीधे ट्रेल पर ले जाता था। हाइकर बहुत खुश हुआ, लेकिन जब उसने धन्यवाद देने के लिए पीछे मुड़ा, महिला गायब थी। जंगल कभी भी पूरी तरह शांत नहीं होता। सदा कुछ न कुछ सुनाई देता है। कीड़े, जानवर, पक्षी, बहता पानी, हवा की सरसराहट, लगभग हर चीज। नियम नंबर 8, अगर कभी ऐसा लगे कि आसपास पूरी तरह सन्नाटा है तो चलते रहो। बोलो, गुनगुनाओ, गाओ या संगीत बजाओ, जब तक कि वातावरण सामान्य न लगे। मेरा अनुभव यह है कि पूर्ण मौन में अकेले होना स्वाभाविक रूप से असहज है। यह अनुभव ही हमें चलने और सतर्क रहने के लिए मजबूर करता है। और हाँ, याद रखना, नियम नंबर 9, जब आप दोस्तों या परिवार के साथ आग के पास बैठे हों, कभी कभी लंबी दाढ़ी और छड़ी लिए एक बूढ़ा आदमी तुम्हारे कैंपसाइट पर आ सकता है। शायद वह सिर्फ सुरक्षा और चेतावनी देने आया है। वह शांति से तुम्हारे सामने बैठ जाएगा और कहानी सुनाना शुरू कर देगा। लेकिन याद रखो, उससे यह मत पूछो कि वह कौन है। कहानी के बीच में मत टोको और उसकी बातचीत के दौरान वहां से मत उठो। अगर ऐसा किया गया तो तुम्हारे समूह का कोई व्यक्ति रात में जंगल में गायब हो जाएगा और फिर कभी दिखाई नहीं देगा। कुछ साल पहले जब मैं दोस्तों के साथ कैंपिंग कर रहा था, मैं इससे बाल बाल बचा था। जैसे ही वह बूढ़ा आदमी मेरे पास आया, मैं पूछने ही वाला था कि कोई उसे जानता है या नहीं। तभी मेरे दोस्त ने मेरे मुंह पर हाथ रखा और गंभीर दृष्टि से ना का इशारा करते हुए सिर हिलाया। इतने सालों में जो भी अजीब और गरीब चीज़ें मैंने देखीं, उनके अनुभव ने मुझे चुप रहने के लिए मजबूर किया। उस बूढ़े आदमी की कहानी सच में अद्भुत और डरावनी थी। सच कहूं तो मुझे उससे दोबारा मिलने में कोई आपत्ति नहीं होगी। नियम नंबर 10, हिमालय में हाइकिंग करते समय कभी कभी तुम्हें निर्धारित नहीं किए गए बड़े कैंप दिखाई दे सकते हैं। ये आमतौर पर ट्रेल से दूर होते हैं। ये ऑफ ग्रिड समुदाय हैं। बाहरी लोगों को वे पसंद नहीं करते। कैंप में हाथ से बने तंबू, जीवन रक्षक सामग्री और अक्सर सक्रिय आग लगी रहती है। कभी कभी खाना पकता भी दिखाई दे सकता है, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आएगा। इधर उधर देखने या सामान लेने का मन कर सकता है, लेकिन कृपया ऐसा न करें। भले ही वहां तुम्हें ऐसा लगे कि कुछ तुम्हारे कैंपसाइट से चुराया गया है। ये समुदाय हर समय तुम्हारी हर हरकत पर नजर रखे रहते हैं। अगर तुम कुछ भी ले जाओ तो तुम पर हमला किया जा सकता है। वे केवल संख्या में तुमसे ज्यादा नहीं हैं, वे इलाके को भी तुमसे कहीं बेहतर जानते हैं। यही वह नियमों की सूची थी जो मैंने पीयूष के लिए बनाई थी। उस रात जब हमने कैंप लगाया, हर नियम और चेतावनी पर हमने विस्तार से चर्चा की। पहले अपने अहंकार के बावजूद अब पीयूष पूरी तरह नियमों का पालन करने के लिए तैयार था। हमने रात का खाना बनाया, पुरानी बातें याद की और शांति से रात बिताई। मैं आधी रात के आसपास सो गया।
कुछ देर चैन से सोने के बाद मुझे एक अजीब सा सपना आया। मैं एक बड़े बरामदे में था, जैसे कोई पुराना फार्म हाउस। एक कुर्सी झूल रही थी और शाम का समय था। हवा बिल्कुल शांत थी। दूर से मैंने एक जानवर आते देखा। वह आकार में लगभग एक बड़ा कुत्ता था, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। उसका सिर खरगोश जैसा था, लेकिन इतना बड़ा कि मेरी समझ से परे था। जैसे ही वह पास आया, मैं खड़ा हो गया। उसकी आंखें खोखली और काली थीं, अद्भुत और डरावनी, मानो वह मुझे देख रहा था, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे। मैं घर का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह खुला नहीं। जैसे ही मैंने दरवाज़ा पीटना शुरू किया, पीछे बरामदे से कदमों की आहट सुनाई दी। तभी मेरी आंखें खुल गईं। मैं अपने तंबू में था, सांसें तेज और भारी। राहत मिली। यह सिर्फ सपना था। मैं पलटा और फिर से आराम से लेट गया, लेकिन तभी मुझे लगा कि मेरा कंबल धीरे धीरे सरक रहा है। मैं जम गया। बाहर के तापमान के बावजूद हवा बर्फ जैसी ठंडी लग रही थी। और फिर मैंने चारों दिशाओं से फुसफुसाहटें सुनी। वे सभी अलग अलग और पहचानने योग्य थीं, जैसे कोई जानता ही था कि मैं सुन रहा हूं। चाचू, पीयूष की आवाज थी। मैं झट से उठ बैठा। वह सांस फूलते हुए मेरे तंबू में घुसा। क्या आपके साथ भी कुछ हुआ है? उसने डरते हुए पूछा। मैंने सिर हिलाया। शब्द खो गए थे, लेकिन यह स्पष्ट था, जंगल में रात के अंधेरे में कुछ था और वह हमें देख रहा था। मैंने इसके बारे में कुछ समय पहले पढ़ा था। मुझे लगता है कि यह बेल विच है, पीयूष ने कहा। मैं ऐतिहासिक भूत प्रेतों से थोड़ा वाकिफ था, लेकिन कभी मैंने किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा था जिसे रास्ते में प्रेतवाधित किया गया हो। हमने अपना सामान पैक किया और कैंप दूसरी जगह ले गए। अगले दिन पीयूष हंसा। अब उसके पास मेरी सूची में जोड़ने के लिए कुछ था। मैंने सिर हिलाया। ज्यादातर लोग यह नहीं जानते कि ये पहाड़ कितने पुराने और रहस्यमय हैं। लाखों सालों से ये धरती पर हैं। इन पहाड़ों ने ऐसी चीजें देखी हैं जिन्हें कोई इंसान कभी नहीं देख पाएगा। मैंने इस रास्ते पर बहुत कुछ खोजा, लेकिन मुझे शक है कि इस जिंदगी में मैं इसके सारे राज जान पाऊंगा। पीयूष, क्या तुम मुझसे एक वादा कर सकते हो? मैंने पूछा। जरूर, कुछ भी, उसने कहा। जब तुम दूसरों को इस जगह के बारे में बताओ तो केवल डरावनी बातें मत बताना। पीयूष ने उलझन में मेरी तरफ देखा। मेरा मतलब है, मुझे पता है कि यहाँ बहुत सी अजीब और गरीब चीजें होती हैं, लेकिन यह दुनिया की सबसे खूबसूरत और शांत जगहों में से एक है। यहाँ बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं। बस ध्यान रखना कि जब तुम घर पर दोस्तों को ये कहानी सुनाओ तो अच्छी बातें मत भूलना। चिंता मत करो चाचू, मेरे पास अच्छी खबर है। मैं अगले महीने वापस आ रहा हूँ। मुझे शिमला में नौकरी मिल गई है। मैं इस रास्ते के और करीब रहना चाहता हूँ। अब जब मैं ग्रेजुएट हो गया हूँ, घर वापस जाना मेरे लिए सही नहीं लगता। मैं हंसा। तो इतना सब देखने के बाद भी तुम और कुछ देखने के लिए तैयार हो? उसने सिर हिलाया। मैंने उसे सूची वाला कागज थमा दिया। इसे अपडेट रखना, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी।